नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आपने राफेल लड़ाकू विमान का सैन्य युद्धाभ्यास जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको राफेल का राजनीतिक युद्धाभ्यास दिखाएंगे, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने कागजी राफेल से एक दूसरे पर स्ट्राइक की। राफेल पर राजनीतिक टकराव के इस नए एपिसोड की जड़ में है एक लेख जो फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट पर छपा है। इसमें राफेल डील को लेकर कई संगीन दावे हैं। इस लेख की वजह से बीजेपी ने कांग्रेस पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले की ईमानदार जांच न होने पर सवाल उठा रही है। राफेल विवाद आम लोगों के लिए जटिल विषय है, इसीलिए आमतौर पर जब इस विवाद में कोई नया मोड़ आता है तो लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसे में आपको खबरदार करने के लिए हमने राफेल गाइड तैयार की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से भारत को खबरदार करने वाली एक खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि चीन किस तरह एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में 600 गांव बसाने के अपने प्लान को अंजाम दे रहा है। सूत्रों के अनुसार इन 600 गांवों में से आधे गांव उसने बना लिए हैं। हाल ही में आई अमेरिकी रक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच जो विवादित क्षेत्र है वहां चीन ने गांव बनाया है, और सिर्फ गांव ही नहीं, एक सैन्य चौकी भी तैयार कर ली है। ये गांव भी चीन के उसी प्लान का हिस्सा है जिसमें वो पहले गांव बसाता है और फिर कुछ समय गुजरने के बाद इलाके पर अपना दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश सहित एलएसी के कई पॉइंट्स पर चीन का ये काम जारी है। इसीलिए आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस गंभीर खबर का पूरा सच और इसका हर पहलू आपके सामने रखेंगे। इसके बाद पद्म पुरस्कारों का राष्ट्रवाद के लेंस से विश्लेषण करेंगे। आज हम आपका परिचय उन लोगों से करवाएंगे सेमिनार में भाषण दे देकर पद्म पुरस्कारों की लिस्ट तक नहीं पहुंचे और न ही अखबारों और पत्रिकाओं ने इन्हें चमकाया। ये लोग इंटरव्यूज, डिबेट और सारे लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन समाज, मनुष्यता, करुणा और प्रकृति के करीब है। जब आम लोग बिना सिफारिश के सिर्फ अपने काम के दम पर पद्म सम्मान की सूची में अपना स्थान बनाते हैं तो ये अपने आप में भारत के लिए शुभ समाचार है। और इसमें वो राष्ट्रवाद है जिसकी कल्पना हमेशा भारतीय संस्कृति में होती रही है, इसीलिए इस पर हमारा फोकस रहेगा। फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों की जो डील हुई, उस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा लगातार चल ही रहा है और इस आंकड़े की आग में राजनीति जल रही है। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास 26 राफेल विमान है जो किसी भी समय युद्ध में उतर सकते हैं, लेकिन असली कॉम्बैट से पहले राफेल राजनीतिक कॉम्बैट में उलझा है। कांग्रेस अपने दस्तावेजी राफेल से बीजेपी पर हमले कर रही है, बीजेपी अपने दस्तावेजी राफेल से कांग्रेस पर बम गिरा रही है। आज का हंगामा फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडियापार्ट के एक आर्टिकल ने खड़ा किया है। इसमें कहा गया है कि राफेल डील में दसॉ कंपनी ने एक बिचौलियों को करीब 65 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर दिए थे और यह काम 2007 से 2012 के बीच यानी यूपीए सरकार के दौरान हुआ। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि 2014 के बाद इस मामले की जानकारी बीजेपी सरकार को थी, लेकिन उसने जांच से इनकार किया। इस आर्टिकल की वजह से बीजेपी ने कांग्रेस पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया, तो कांग्रेस इस मामले की ईमानदार जांच न होने पर सवाल उठा रही है। दोनों पार्टियां अपने दस्तावेजी सबूतों और मीडियापार्ट के लेख के आधार पर एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। इसको आप बीजेपी और कांग्रेस का राफेल युद्ध कह सकते हैं। इसमें दोनों के पास अपने अपने राफेल हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोपों की मिसाइलें गिरा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दसॉ ने एक मिडलमैन सुशेन गुप्ता को 65 करोड़ रुपए कमीशन दिया। यूपीए सरकार के दौरान यानी 2004 से 13 तक रिश्वत दी गई, यूपीए को कमीशन मिला, लेकिन राफेल डील पूरी नहीं हुई। एनडीए सरकार ने फ्रांस की सरकार से सीधी डील की और नई राफेल डील होने से राहुल गांधी निराश हो गए। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आया, तो कांग्रेस ने भी राफेल पर राजनीतिक कॉम्बैट किया। उसने कहा कि राफेल डील में रिश्वतखोरी के मामले में केंद्र सरकार ने जांच से इनकार किया। केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ ऊंची कीमतों पर डील की। यूपीए के वक्त हुई डील बीजेपी सरकार की डील से सस्ती और किफायती थी। यूपीए ने 126 राफेल की डील की थी, जबकि मोदी सरकार ने 36 एयरक्राफ्ट खरीदे, वो भी 1670 करोड़ रुपए प्रति राफेल की कीमत पर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसको कमीशन मिला, कौन जांच से भाग रहा है, इन बिंदुओं पर बहस और टक्कर हो रही है। राफेल विवाद में अभी तक कांग्रेस ही पहला वार कर रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी को कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका मिला। कुछ ऐसी ही कलाबाजी भारतीय राजनीति में चल रही है। जिस तरह राफेल की ये तस्वीरें आपको रोमांचित करती हैं, उसी तरह डील से जुड़े हुए इस आर्टिकल ने बीजेपी को रोमांचित कर दिया है।
बीजेपी को पहली बार राफेल डील पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को आई नीड कमीशन पार्टी बोलने का मौका मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरे राजनीतिक गोला बारूद के साथ चढ़ाई कर दी। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है। 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटा? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? फ्रेंच पोर्टल ने राफेल इन्वेस्टिगेशन पर अपने नए आर्टिकल में कमीशन खोरी का जिक्र किया। इस आर्टिकल में उसने बताया कि यूपीए के कार्यकाल में कमीशन खोरी हुई और इस कमीशन खोरी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के कमीशन खाते में गया। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया। जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित, उनको खतरे में डाला। कांग्रेस ने कमीशन खोरी के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने इस मामले में जांच की मांग की और केंद्र सरकार को फैक्ट्स बताते हुए सवाल किया कि इस मामले में जांच क्यों नहीं करते। कांग्रेस ने जो तर्क रखे हैं उसके मुताबिक 4 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की बात कही थी। इन लोगों ने ही इसकी शिकायत सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को दी थी। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने राफेल डील में कमीशन खोरी के मामले पर कुछ दस्तावेज सीबीआई को सौंपे थे। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया और इसके बाद जांच को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले में कांग्रेस की नस दबा दी है। बीजेपी मिडिलमैन पर वार कर रही है तो कांग्रेस जांच की रट लगा रही है। This middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He was arrested. He is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, बदले की राजनीति। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। नो करप्शन क्लॉज हटाते हुए प्रधानमंत्री खुद रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जिसमें 556 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में प्रधानमंत्री खुद खरीदने चले जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निरस्त कर देते हैं, जिसमें बिना निविदा के इतना बड़ा सौदा करते हैं, जिसमें खुद हस्तक्षेप कर करके अपने ही कानून मंत्रालय, अपने ही रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करते हैं, उनकी अनुशंसा को नजरअंदाज करते हैं, हस्तक्षेप करके ये डील करवाते हैं। और जब शिकायत होती है, जब कागज बरामद होते हैं दलाल के घर पे और ऑफिस में ईडी द्वारा, उन कागजों पर 36 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे बताइए अपराधी कौन? इस मामले में जिस मिडलमैन का जिक्र हो रहा है उसका नाम है सुषेन गुप्ता। सुषेन गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो कई डिफेंस डील का हिस्सा रहा है, जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड डील भी है। ये वही डील है जिसमें हुए घोटाले में कांग्रेस को मुंह छिपाने की जगह तक नहीं मिली थी। डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेन गुप्ता है।
ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्टा वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था। 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषेण गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज दिनांक 10/8/2015 किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है। विवाद का सेंटर एक मिडिलमैन और उसको दिया गया कमीशन है, लेकिन इस विवाद में खास बात और है। कमीशन एजेंट को बीजेपी यूपीए सरकार का आदमी साबित करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उसे बीजेपी का आदमी बता रही है। सुषेण गुप्ता की कंपनी है आईडीएस। एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में, फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है। Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company. कैसे इस बिचौलिए सुषेण गुप्ता जिसका नाम है ने 2015 में इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था, वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। ये तस्वीर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है जब वो राफेल के विजय तिलक के लिए फ्रांस गए थे। इस विजय तिलक की विजयी वाली फीलिंग आज बीजेपी को मिल रही है। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। अब सवाल यह है कि यूपीए के कार्यकाल में जिस कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास उनका स्पष्टीकरण है? क्या मीडिया पार्ट के आर्टिकल से ही यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं? क्या मोदी सरकार के पास यूपीए पर लग रहे आरोपों के सबूत थे, और अगर थे तो फिर जांच क्यों नहीं हुई? क्या मीडिया पार्ट के लेख में लगाए गए आरोपों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर उंगलियां उठा दी हैं? इसमें उठाई गई बातों से किसका नुकसान ज्यादा हुआ, कांग्रेस का या बीजेपी का? इन सवालों के जवाब सब ढूंढ रहे हैं और इस खोजबीन के बीच राफेल वाली ये टक्कर लगातार चल रही है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। राफेल डील के इस नए विवाद का केंद्र है सुषेण गुप्ता। सुषेण गुप्ता वो आदमी है जिसने इस डील को लॉक करवाया और उसके बदले में उसे 65 करोड़ रुपए बतौर कमीशन मिले। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सुषेण गुप्ता कौन है और आखिर इस डील में वो इतनी महत्वपूर्ण कड़ी कैसे बन गया। सुषेण गुप्ता डिफेंस डील करवाने वाला एक कमीशन एजेंट है। राफेल डील उसकी कोई पहली डील नहीं थी। सुषेण का पूरा परिवार डिफेंस डील कॉन्ट्रैक्टर रहा है। सुषेण गुप्ता का नाम वीवीआईपी चॉपर डील में भी आया था, जिसे ऑगस्टा वेस्टलैंड डील कहा कहते हैं। ऑगस्टा डील में सुषेण गुप्ता ही मिडलमैन था। 3600 करोड़ के घोटाले को लेकर सुषेण को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। जहां तक बात है राफेल की, तो 2007 में दसॉ एविएशन को पता चला कि भारत मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का मन बना रहा है। तब दसॉ एविएशन ने राफेल की डील को लॉक कराने के लिए सुषेण गुप्ता की सेवाएं ली। सुषेण गुप्ता ने इस काम के लिए कई शेल कंपनियों का जाल तैयार किया। शेल कंपनियों को आप ऐसी कंपनियां कह सकते हैं जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, उनके जरिए केवल पैसों का लेन देन होता है, लेकिन धरातल पर वो कोई काम नहीं करती। सुषेण की ये कंपनियां भारत, मॉरिशस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूएई में काम करती हैं, जिनके जरिए वो डिफेंस डील के कमीशन का लेन देन करता है। राफेल डील में भी इन्हीं कंपनियों की मदद ली गई। खासकर मॉरिशस ने कमीशन के लेन देन के कुछ दस्तावेज सीबीआई को सौंपे थे। आज कांग्रेस ने यह बात बताई भी है। सुषेण गुप्ता वो आदमी है जिसने दसॉ एविएशन को राफेल डील के लिए कुछ जरूरी गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध करवाए थे। इन दस्तावेजों में खरीद के बेंचमार्क मूल्य की जानकारी, इस डील पर हुई उच्च स्तरीय मीटिंग की बातचीत और राफेल की खरीद को लेकर रक्षा मंत्रालय की गणना की जानकारी दी गई थी। ये सभी जानकारियां बहुत गोपनीय मानी जाती हैं। सुषेण ने
राफेल डील के लिए जो भी तैयारियां की थी वो अलग अलग सरकारों के समय पर हुई। इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के कार्यकाल पर उंगलियां उठा रही। राफेल डील में हुए खेल की जानकारी सबसे पहले जिस शख्स ने दुनिया के सामने रखी उसका नाम है यान फिलिपिन, यानी वो विसल ब्लोअर है। हमने यान फिलिपिन से इस मुद्दे पर बात की। Yes, that's exact. But as you know, there's been two periods in the deal. First period is a tender for 126 aircraft that has been launched under the UPA government. And this tender has been won by Dassault in 2012. And then between 2012 and 2015, so under the two governments, UPA and then BJP, there's been an attempt to finalize this contract, this first contract. And this was a failure. And then in 2015, the actual Prime Minister, Mr. Modi, decided to cancel the tender and to sign an intergovernmental agreement for only 36 aircraft. And yes, indeed, the documents that we reveal prove that the middleman Sushan Gupta that helps Dassault during the process received 7.5 million euros of secret commission through allegedly fake invoices and through a shell company in Mauritius, yes, between 2007 and 2012, so meaning during the tender process. राफेल सौदे का विवाद आम लोगों के लिए एक जटिल विषय है, इसीलिए आमतौर पर जब इस विवाद में कोई नया बोर्ड आता है तो आम लोग उसे ठीक से ट्रैक नहीं कर पाते। इसके लिए हमने राफेल गाइड तैयार की है। चलिए बताते हैं कि इस सौदे की टाइमलाइन क्या है और ये कैसे हुआ। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना को एहसास हुआ कि भारत को ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता और बढ़ानी होगी। इसके बाद जून 2001 में तत्कालीन एनडीए सरकार ने 126 फाइटर एयरक्राफ्ट्स की खरीद को मंजूरी दी। इस खरीद को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की अनुमति जून 2007 में मिली और तब देश में यूपीए की सरकार थी। अगस्त 2007 में यूपीए की सरकार ने 126 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बिड्स निकाली। अप्रैल 2008 में 6 कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए, जिनमें से 2 कंपनियां दसॉ एविएशन और यूरो फाइटर बनाने वाली ईएडीएस शॉर्टलिस्ट हुई। जनवरी 2012 में सबसे कम बोली लगाकर दसॉ एविएशन जीत गई। हालांकि यूपीए के समय में यह सौदा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दसॉ एविएशन के बीच आम सहमति नहीं बन पाई थी। मई 2014 में एनडीए की सरकार आई और यह बात आगे बढ़ी। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया और उस दौरे के बाद दोनों देशों के साझा बयान में राफेल का जिक्र किया गया। 10 अप्रैल 2015 को भारत की तरफ से कहा गया था कि वो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत फ्रांस की सरकार से 36 राफेल विमान खरीदना चाहता है और यह खरीद यूपीए की नीलामी से बेहतर शर्तों पर होगी। मई 2015 में 36 राफेल की इस खरीद को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सहमति दी। अगस्त 2016 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने खरीद को मंजूरी दे दी। उस समय तय हुआ कि सितंबर 2019 से अप्रैल 2022 के बीच इन विमानों की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। अब आपको यह बताते हैं कि राफेल सौदे पर विवाद क्यों हो रहा है। हम आपको राफेल डील से जुड़े 5 बड़े कारण बताते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि पूरे विवाद के जड़ में क्या है। राफेल विवाद का पहला पॉइंट है उसकी कीमत। कांग्रेस सरकार ने 126 राफेल की डील 526 करोड़ में की थी, जबकि बीजेपी सरकार ने 36 राफेल की डील 1670 करोड़ में की। बीजेपी के अनुसार नई डील में हथियारों से लैस विमान की डील हुई है। दूसरा पॉइंट है डील में प्रक्रिया का पालन न होना। कांग्रेस के मुताबिक नई डील में टेंडर नहीं निकाले, कई क्लॉज जैसे नो करप्शन क्लॉज को हटाया गया। बीजेपी के मुताबिक नई डील में जल्दी डिलीवरी सुनिश्चित हुई थी। इस डील से जुड़ा तीसरा विवाद है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी 126 राफेल में से 108 भारत में बनाए जाने थे, इससे उसकी तकनीक हमें बताई जाती। बीजेपी के अनुसार विमान तुरंत चाहिए थे, इसीलिए इस क्लॉज को हटाया गया। चौथा विवाद इसके कमीशन से जुड़ा हुआ है। दसॉ ने यह डील पाने के लिए सुशेन गुप्ता नाम के डिफेंस डील कमीशन एजेंट को 65 करोड़ रुपए दिए और इस डील के लिए कुल 11 मिलियन यूरो यानी आज के रेट के हिसाब से 94 करोड़ कमीशन तय किया गया था। पांचवा विवाद इस मामले की जांच से जुड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस के अनुसार बीजेपी जांच नहीं करवा रही और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने से बच रही है। अब एलएसी पर चीन के मेरा गांव मेरा देश वाले प्लान को डिकोड करेंगे। इस प्लान के तहत चीन का मकसद यह है कि एलएसी के विवादित क्षेत्र में पहले वो गांव बसाएगा, फिर जमीन पर अपना अधिकार जमाएगा। एलएसी के पास चीन बड़ी तेजी से मॉडल गांव बना रहा है और यह नाटक कर रहा है कि वहां आदिवासी और जनजातीय आबादी को बसाया जाएगा। लेकिन यह चीन का एक और धोखा है। आज तक संवाददाता अभिषेक भल्ला ने रिपोर्ट दी है कि चीन रिहायशी बस्ती के नाम पर सैन्य ढांचे खड़ा कर रहा है।
चीन के ये निर्माण न सिर्फ उसके इलाकों पर हो रहे हैं बल्कि उन क्षेत्रों में भी हो रहे हैं जो विवादित रहे। इसी महीने सामने आई अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में भी चीन की विस्तारवादी नीति के तहत गांव बसाने का जिक्र हुआ है। चीन का प्लान LAC पर 600 गांव बसाने का है। कहने को तो चीन ने LAC के पास अपने इलाकों में मॉडल गांव बनाए हैं, लेकिन ये रिहायशी बस्तियां नहीं बल्कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। LAC पर चीन की उकसावे वाली गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन उसका इरादा बेहद खतरनाक है। इसका खुलासा उसके मॉडल गांव से हुआ है। सूत्रों के मुताबिक LAC के पास चीन ने करीब 600 ऐसे गांव बसाने की योजना बनाई है, जिसमें से करीब 50% का काम पूरा हो चुका है। जिसे चीन मॉडल गांव कहता है, वहां की इमारतों में मिलिट्री कैंप की तरह के ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। इन इंटीग्रेटेड चीनी गांवों में सुविधाएं ऐसी हैं कि तुरंत बड़े पैमाने पर सैनिकों को वहां ठहराया जा सकता है। यानी एक तरह से ये चीनी गांव कैंटोनमेंट्स का एक्सटेंशन है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे चीनी गांव अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास बसे हैं। चीन की ये चाल भारतीय सेना की नजर से अछूती नहीं है। चीन की प्लानिंग के तहत 600 से ज्यादा ऐसे गांव LAC के आसपास बसने हैं। इनमें से आधे गांव तैयार हैं और ये ज्यादातर अरुणाचल और सिक्किम और उत्तराखंड के आसपास हैं। लेकिन अभी तक ये गांव खाली हैं और साफ है कि आगे आने वाले समय में PLA इसको अपने सैनिकों के लिए इस्तेमाल करेगा। सवाल पूछा बॉर्डर विलेजेस के बारे में। हाँ, उनकी अपनी नीति या स्ट्रैटेजी के तहत बॉर्डर के साथ कई जगह बॉर्डर के पास उनके विलेजेस, मॉडल विलेजेस आए हैं। अब उसमें किस मात्रा में वहां पर लोग स्थायी हुए हैं वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमारे लिए ये कंसर्न होगा कि उसका किस तरह से डुअल सिविल और मिलिट्री यूज इन सब फैसिलिटीज का, इन सब विलेजेस का वो कर सकते हैं। और इसका संज्ञान या इसका नोटिस हमने हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग में पूरी तरह। चीन LAC पर अपने इलाकों में ही मॉडल गांवों के नाम पर सैन्य अड्डे बनाता तो भी गनीमत होती। चीन ने तो LAC के पास उन इलाकों में भी गांव बसाए हैं जिन पर भारत का दावा है। सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी गांवों को साफ देखा जा सकता है। 3 नवंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चीन की सैनिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चीन ने LAC पर अपने कब्जे को बढ़ाने वाले कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि 2020 में चीन ने LAC के ईस्टर्न सेक्टर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित इलाके में 100 घरों के बड़े गांव का निर्माण किया। अमेरिकी रिपोर्ट में किन्हीं खास गांवों या LAC के खास हिस्से का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भारत के रक्षा सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी रिपोर्ट जिन गांवों की बात कर रही है वो 1959 से चीनी नियंत्रण में है। ये कोई नई कंस्ट्रक्शन जरूर है, लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। हमारी जो सेना है वहाँ पर, फौज है वहाँ पर बिल्कुल तैनात है, वहाँ पर पूरी विजिल है हमारे पास। और हमने पिछले 1.5-2 साल में जो वहाँ काम किया है उसमें अभी चाइना का कोई वो एस्केलेशन नहीं है उधर। और हमारी फौज बिल्कुल तैयार है हर एक चीज़ के लिए और अच्छा जवाब दे रही है। रेजोल्यूट अपना रिस्पॉन्स है उनका वहाँ पर, तो ये पुराना है। US रिपोर्ट में जो चीन के मॉडल विलेजेस का जिक्र किया है अरुणाचल प्रदेश में, चीन ने उन इलाकों में बनाए हैं जो उनके कब्जे में 1959 से है। और स्पेशली जो लॉन्जू एरिया के बारे में जो जिक्र होता है, ये अमूमन जो हमारी पोस्ट से नजर नहीं आते, पर चंद गांव जो नजर आते हैं उनमें सुधार हुआ है, पर इस तरह के मॉडल विलेजेस नजर नहीं आते। एक और LAC पर चीन रिहायशी गांवों के नाम पर अंधाधुंध सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो दूसरी ओर उसे भारत की बॉर्डर सड़कों पर भी ऐतराज है। चीन का यही दोहरा चरित्र भारत को और ज्यादा सचेत रहने के लिए अलर्ट कर रहा है। अभिषेक भल्ला,
दिल्ली, आज तक। अब आपकी मुलाकात देश के उन असली नायकों से करवाते हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हमारे देश में अक्सर नायक की पहचान सिनेमा या क्रिकेट खिलाड़ियों तक सीमित रह जाती है। इस काम के लिए बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज और मार्केटिंग कंपनियों की मदद ली जाती है और बड़ी सावधानी से सितारों की नाजुक छवि का निर्माण किया जाता है। लेकिन सेलिब्रिटी निर्माण की इस कलाकारी के पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सम्मान की चाहत और प्रसिद्ध होने की इच्छा के बगैर बहुत खामोशी से जन सेवा का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हैं, बहुत सामान्य दिखते हैं, लेकिन इन्होंने वो काम किया है जिसमें असली राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देती है। केंद्र सरकार ने इसी भावना का सम्मान करते हुए इन लोगों को पद्म सम्मान के लिए चुना। ये सही मायने में पद्म सम्मानों की राष्ट्रवादी परंपरा है। आज इसके बारे में जानकर आपको हैरानी और गर्व दोनों तरह की भावनाएं महसूस होंगी। पहला नाम है कर्नाटक की रहने वाली बुजुर्ग आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा का, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तुलसी गौड़ा 72 साल की है और अब तक हजारों पौधे लगा चुकी हैं। जंगल के बारे में इनकी जानकारी की वजह से तुलसी गौड़ा को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा मैंगलोर की सड़कों पर संतरे बेचने वाले हरिकाला हजब्बा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी रोज की 100-200 रुपए की छोटी सी कमाई को जोड़कर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन अपने महान योगदान की वजह से उन्हें अक्षर संत कहा जाता है। इसी तरह अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ के योगदान को सुनकर आपका हृदय करुणा से भर जाएगा। मोहम्मद शरीफ पिछले 20 वर्षों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अपने इस नेक काम की वजह से इलाके के लोग इन्हें शरीफ चाचा के नाम से बुलाते हैं। सरकार से इनकी शराफत और योगदान को देखते हुए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। पद्म सम्मान पाने वाले ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते। ये भारत का सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। इस योगदान का उत्सव मनाना पूरे देश के लिए आवश्यक है। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। डॉक्टर हिम्मताराम भांभू, समाज सेवा, पर्यावरण। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। श्री मोहम्मद शरीफ, समाज सेवा। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। पद्म पुरस्कार के रेड कारपेट पर नंगे पैरों के साथ बढ़ती हुई तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर आज हर हिंदुस्तानी के दिल में अंकित हो गई है। तुलसी गौड़ा आदिवासी समुदाय से आती हैं और जंगल को अपना घर और पेड़ पौधों को अपनी संतान समझती हैं। यही वजह है कि 72 साल की तुलसी गौड़ा को जंगल में पैदा होने वाली वनस्पति, औषधि और पेड़ पौधों की पूरी समझ है। कौन सा पौधा किस काम में आ सकता है, इसके बारे में तुलसी जी के पास पूरी और पक्की जानकारी है। पेड़ पौधों से मिलने वाले फायदे को देखकर तुलसी जी ने 12 साल की उम्र में शौकिया तौर पर पौधे लगाने का काम शुरू किया, जो एक मिशन बन गया। कर्नाटक के जंगलों में तुलसी गौड़ा के लगाए हुए करीब 30,000 से ज्यादा पेड़ पौधे आज पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। तुलसी गौड़ा के पास आज जंगल विभाग की कई नर्सरी की जिम्मेदारी भी है। इनके सादगी भरे सामान्य जीवन और ऊंची सोच की वजह से सरकार ने तुलसी जी को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। डॉक्टर हिम्मताराम भांभू, समाज सेवा, पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले राजस्थान के हिम्मताराम भांभू से मिलिए। मरुभूमि में पेड़ पौधे लगाने का हिम्मत भरा काम कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में हिम्मताराम करीब 5 लाख पेड़ पौधे लगा चुके हैं। हिम्मताराम ने ज्यादातर पौधे नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और सीकर जैसे सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में लगाए हैं। अपने पेड़ लगाने के शौक को एक मुहिम बनाने के लिए हिम्मताराम ने नागौर जिले के अपने गांव हरिमा में 6 एकड़ का एक बायोडायवर्सिटी सेंटर बनाया है। रेगिस्तान को हरा भरा करने की इस पॉजिटिव जिद की वजह से सरकार ने हिम्मताराम को पद्मश्री से सम्मानित किया है। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आज इसकी जीती जागती मिसाल भी देख लीजिए।
मैंगलोर की सड़कों पर फल बेचने वाले हरे काला हजब्बा ने स्कूल खोलने का सपना देखा और इसे सच करके दिखाया। जबकि हरे काला जी खुद कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन स्कूल खोलने का इरादा दिल को चुभने वाली एक घटना ने पक्का कर दिया। कुछ वर्ष पहले मैंगलोर की एक सड़क पर एक विदेशी पर्यटक ने अंग्रेजी में संतरे के भाव के बारे में पूछ लिया। हरे काला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इस घटना के बाद हरे काला को अपने निरक्षर होने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का संकल्प लिया। बीते हफ्ते पीएम मोदी ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का बड़ा ऐलान किया था। पर्यावरण के साथ साथ नेट जीरो इकोनॉमी में 15 लाख करोड़ डॉलर का योगदान करेगा, जिससे 5 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। यह दावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में किया गया है। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत का पंचमृत संकल्प जताया था। पीएम के इस बयान ने पर्यावरण का ख्याल रखने में भारत की गंभीरता को दुनिया के सामने जाहिर किया था। भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। लेकिन पीएम का यह ऐलान केवल पर्यावरण को बचाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए मायने होंगे कि 15 लाख करोड़ डॉलर के आर्थिक अवसर इस पहल से पैदा होंगे। इसके अलावा 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करने की संभावनाएं भी ये ऐलान खुद में समेटे हुए है। रोजगार और अर्थव्यवस्था पर होने वाले इस पॉजिटिव असर का दावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कृषि और सर्विस सेक्टर के मौजूदा दबदबे से मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए भारत ने नेट जीरो अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। ये रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा दशक में ही इससे करीब 1000 अरब डॉलर के मौके पैदा हो सकते हैं। ये भारत के लिए एक ग्रीन न्यू डील का मौका है। इस रिपोर्ट में लोगों की जान बचाने, नए उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में भारत का योगदान बढ़ाने का जिक्र किया गया है। WEF के मुताबिक नेट जीरो और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ से कदम बढ़ाने के साथ भारत अपने नागरिकों के लिए प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा किस तरह मुहैया कराता है, इसी से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जंग में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। जानकारों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस मिशन से जोड़ना चाहिए, जिससे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार की ट्रिपल सफलता इस पहल से हासिल की जा सके। जैसा कि हमने COP26 में क्लाइमेट चेंज पर चर्चा देखी है, ये मानवता के लिए चिंता का विषय है। भारत ऐसे कई पहलू पर तेज गति से काम कर रहा है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, युवा भारत के लेखक के रूप में युवाओं से बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि हमें सभी को विशेष रूप में युवाओं को एक साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक अभियान के रूप में आगे ले जाने की आवश्यकता है। हालांकि अब देखना यही है कि कैसे सरकार इस मिशन को पूरा करने में जी जान लगाती है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ये पहल कामयाब हो सके। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।